आज शो में हमारे साथ हैं निर्मल बैंक से अमित भुगतानी जी और कोटक सिक्योरिटीज से अमोल आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। अमित जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, बाजार में इस समय ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं आप? अमित जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो पिछले 1 डेढ़ घंटे से हमने देखने आ रहा है कि मार्केट में यहाँ से स्टॉक फ्रंट पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। ओवरऑल मिड कैप से लार्ज कैप में हम देखें, यहाँ से बाइंग डे बनती हुई देखने मिल रही है। सो करंटली आज के दिन में जो पहला मेरा बाई रिकमेंडेशन रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट में हम देख रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्मेशन बनती हुई देखने मिल रही है। करंटली जो इस वक्त हम सेटअप देख रहे हैं, यहाँ से कंसोलिडेशन पैटर्न की ब्रेकआउट बनती हुई देखने मिलती है 1445 के आसपास। और यहाँ से अपसाइड में जो हिसाब से पैटर्न बनी है, वो हिसाब से लग रहा है काउंटर अपसाइड में 1510 से 1530 के रेंज में जाने के चांसेस बनते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन ट्रेड करने की सलाह रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट में। डाउन साइड में 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 1510 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी करने की सलाह इस वक्त आपके लिए 3.5% की मजबूती इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। अमोल जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जी, नमस्ते। मैं एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूँगा। 2750 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा-सा शायद नीचे है और पोजिशनली टारगेट मुझे निकल के आ रहे स्टॉक में 2850 और 2880 के, और स्टॉप लॉस है उसका 2700 का। आज ज़रूर स्टॉक ऊपर लेवल से थोड़ा-सा दबाव में है, बट अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा व्यू लेता हूँ, शॉर्ट टर्म टेक्सचर स्टॉक का देखता हूँ, तो डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक में एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रखा है। मुझे लगता है ये करेक्शन के बाद अगर रिवर्सल आता है ये, तो ये स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहूंगा जो बीकाजी फूड्स है, उसको उसके साथ जाना चाहूंगा। 765 के आसपास है और पोजिशनली उसमें भी टारगेट निकल के आ रहे 800 और 815 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 744 का। काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक ने एक तो करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है। दूसरा, जब भी मार्केट बाउंस बैक हो रहा है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम जो आ रहा है वो मेंटेन भी रह रहा है। टेक्निकल सेटअप काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर यही कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में बिकाजी में भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। तो ये है सलाह अमोल जी की तरफ से। और दोनों ही एक्सपर्ट को कंजम्पशन स्पेस से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। HUL, बीकाजी, अमोल जी की तरफ से यहाँ पर दोनों स्टॉक में तेजी करने की सलाह। HUL 2850 2880 के लेवल्स के लिए और बीकाजी में 800 815 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है इस वक्त के रिकमेंडेशन। करेंगे फार्मा शेयरों पर भी। आज फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छे नतीजों की वजह से। लुपिन हो, आप देखिए अच्छी तेज़ी लुपिन में लगातार नज़र आ रही है। इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक भी जो है वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ। बाकी स्टॉक्स को देखिए, मेट्रोपोलिस, एल्केम लैब्स, नेटको फार्मा, इसमें भी 2 से 4% की तेज़ी हम साफ देख पा रहे हैं। वहीं अगर बाकी फार्मा काउंटर्स की बात करें, जाइडस लाइफ और डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स भी आज बेहतर ट्रेंड्स दिखाते हुए। ग्लेनमार्क फार्मा की कल भी हमने चर्चा की थी और जिस लक्ष्य की बात हुई थी वो लक्ष्य भी अब ये स्टॉक पार करता हुआ। अमोल, ज़रा फार्मा स्टॉक्स पर अपना नज़रिया दीजिए। कमोपेश मैंने सारे अहम स्टॉक्स का नाम ले लिया, इनमें से क्या पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक आपने काफ़ी स्टॉक्स अच्छे से पिक किए थे। जाइडस लाइफ या हो या फिर ग्लेनमार्क हो, सब में ही अभी भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है और ये ऐसे मार्केट में बना हुआ है जहाँ पे बाकी सेक्टर्स काफ़ी सेलिंग प्रेशर फील कर रहे थे हायर लेवल्स पे। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो एक आई थिंक लुपिन जो आज गैप अप खुला है उसका टेक्निकल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। प्योरली डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये महीने में 10% तक स्टॉक ने रैली किया है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा सेल ऑफ या टेक्निकल सेटअप कोई खराब नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 1950 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो सेंटीमेंट बना हुआ है पॉजिटिव वो कंटिन्यू रह सकता है। बिलो 1950 शायद ट्रेडर प्रेफर करे कि यहाँ से थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट है वो मुनाफा बांधने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप बोल रहे थे जाइडस लाइफ के साथ भी मैं जानना चाहूंगा। जाइडस लाइफ में भी
हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। इसका भी सेटअप अच्छा है, 1240 1220 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल है, उसके ऊपर रहता है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और जाइडस लाइफ इन तमाम फार्मा शेयरों में से पसंद आता हुआ इस वक्त अमोल जी को। अहम खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स व्यवस्था में संशोधन किया है। पूरी खबर क्या है, इसका घर खरीदारों पर किस तरह से असर होगा, या ये कह लीजिए किस तरह से इसे उनका लाभ मिलेगा, उसको बेहद आसान भाषा में समझाने के लिए शरद दुबे मेरे सहयोगी ने एक बहुत ही रिसर्च की है। चलिए उनसे ही समझते हैं कि आखिर ये घर खरीदारों के लिए किस तरह से फायदेमंद है। जी शरद, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट पर जो है पूरी राहत मिली है और जो घर की खरीदारी वाले जो लोग हैं उनको एक बड़ा राहत मिला है। गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि जो रियल एस्टेट के लिए जो एलटीसीजी के टैक्स व्यवस्था में जो है संशोधन हुआ है। एलटीसीजी जो टैक्सेशन के बारे में मैं बात करूंगा उसको लेके। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि जो इंडेक्सेशन है उसके साथ साथ जो है बगैर चुनने के भी जो है विकल्प दिया है, मैंने दोनों ऑप्शन दिया है, इंडेक्सेशन के साथ भी और इंडेक्सेशन के बिना भी। अगर आप घर या फ्लैट की बिक्री करने पर टैक्स पे जो देनदारी होती है वो अब कम हो सकती है, तो एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी जो है होम ओनर्स को देखने मिला है। 23 जुलाई ये जो इम्पोर्टेंट दिन है, इसके पहले जो खरीदारी की गई जो प्रॉपर्टी या घर, इस पे ये लागू होना था। और अगर बात करें तो व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, इन दोनों के जो है ये नियम लागू थे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो एक फीडबैक ली गई थी और यहाँ से पता चला कि 2 विकल्प का प्रस्ताव आया है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिक्री में एलटीसीजी टैक्सेशन कितना लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्सेशन की, फिर बात करेंगे नॉन इंडेक्सेशन की। जो आप देखिए टैक्स रेट क्या लगता है, 12.5% लगेगा आपका इंडेक्सेशन का, और इंडेक्सेशन के अलावा जो है हम बात करें कि बिना वो जो है 12.5% रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट की बिक्री की जो आप इंडेक्सेशन के बिना के बारे में बात करें तो अगर 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा है तो 2024 में अगर उसका वैल्यू 4 करोड़ के ऊपर आ रहा है तो जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3.17 करोड़ आता है। तो इस अमाउंट पे जो है 12.5% एलटीसीजी लगाएंगे तो आपको 40 लाख का जो है एलटीसीजी टैक्स आने वाला है। ये तो इंडेक्सेशन के बिना का सिनारियो एनालिसिस है। लेकिन अगर इंडेक्सेशन लेते हैं तब क्या आता है। 2001 में 1 करोड़ का इसका वैल्यू था, 2024 में करंटली 4.17 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 3.17 करोड़ है, तक कैलकुलेशन आ गया हमारा। लेकिन इंडेक्सेशन के हिसाब से वैल्यू 3.6 करोड़ आ रहा है, यानी कि एक डिफरेंस आ रहा है 54 लाख का, वो उसका प्रॉफिट आता। अब ये जो है बड़े एलटीसीजी रेट में आएगा जो 20% का है, तो कुल मिला के 11 लाख जो है आपका टैक्सेशन का जो है पेमेंट पड़ता है। तो इंडेक्सेशन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम बायर के लिए समझने के लिए, और एक टाइप से ये बैरोमीटर होता है जहाँ पे वो महंगाई के जो प्रभाव है वो कैलकुलेशन इस व्यवस्था में इंक्लूड की जाती है। इसके ज़रिए जो प्रॉपर्टी की जो खरीदारी होती है उसके मूल्य का महंगाई के हिसाब से जो है वैल्यू निकाला जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडेक्सेशन पे फोकस किया जाए। इससे मुनाफा कम दिखता है और नतीज वतन जो है कम टैक्स देने की जो है बात होती है। सीधे शब्दों में अगर इसके बारे में कहें इंडेक्सेशन को, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के चलते जो है टैक्स देनदारी जो है वो कम हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली जो प्रॉपर्टी की जो मरम्मत है या कोई डेवलपमेंट कॉस्ट आती है वहाँ पे जो है इस डिडक्शन को भी मिल जाता है। तो ये हमने आपको इंडेक्सेशन बता दिया। क्या इम्पैक्ट एनालिसिस हो सकता है इंडेक्सेशन के साथ या बिना इंडेक्सेशन के, वो भी हम बता दिए। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो बजट अनाउंसमेंट में जो थे वो फ्लेक्सिबिलिटी निकाल दी गई थी। अब जो है दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको बेहतर लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी टैक्स की जो लागत है वो कम हो सके। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस खबर के बारे में ईटीना सुदेश ने बहुत पहले ही आपको संकेत देना शुरू कर दिया था, और एक तरह से हमारी खबर पर मोहर भी लगी। और किस तरह से, क्योंकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, तमाम खासतौर पे रियल्टी प्लेयर्स जो थे, वो लगातार इस बारे में सरकार को अपनी चिंताओं और तमाम बातों को, खासतौर पे उनका जो कंसर्न था वो इस सेक्टर की डिमांड और इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे कि इसको इस तरह की व्यवस्था से डेंट लग सकता है, और इसलिए एक लचीलापन, एक भी रास्ता अपनाया गया है जो कि आमतौर पे होम बायर्स के लिए भी फायदेमंद है और जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके लिए भी। और
इस वजह से आप देखेंगे कि रियल्टी स्टॉक्स में इस खबर के आने के संकेत से लेके अब तक, जब अब पूरी तरह से बातें स्पष्ट हो गई हैं, अब तक एक्शन बरकरार है। ओबरॉय रियल्टी लगभग